हाय। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत ही अमेजिंग चीजें होने वाले क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शंस आएगी जिसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और वीडियो में मैं इसी वीडियो में आपके लिए कुछ सरप्राइज भी लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शंस को आसानी से याद करने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा जो कि हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स का था, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज चल रही है हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री की कि अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर होते क्या है। तो अगर मान लो मेरे पास एक एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है और उसमें मैंने OH जोड़ दिया तो मैं बोलूंगा कि वो अल्कोहल है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH3। अब मैं क्या करूंगा ना, CH3 अगर मेरे पास है तो मैं एक काम करने वाला हूं, यहां से मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा और एक OH को ला करके जोड़ दूंगा इसमें। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और OH। तो अगर मैंने हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह OH डाल दिया तो उसको मैं अल्कोहल बोलूंगा। और फिनोल क्या होता है, जैसे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट OH अटैच होता है तो उसे फिनोल कहा जाता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। ईथर क्या होता है, ईथर जैसे अगर यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप है और बीच में O है तो उसे ईथर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH3O CH3, इसको कहते हैं मिथॉक्सी मीथेन। हो सकता है कि ये दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग भी हो, यानी अगर ये CH3 है तो ये हो सकता है C2H5 हो, तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये और ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका ये है कि CH3OH, तो जो O है उसके दो लोन पेयर है, उसका बॉन्ड एंगल है 108.9 डिग्री। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन होता है, लोन पेयर है लोन पेयर, और लोन पेयर जब एक जगह पे होता है तो वो रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन की वजह से 108.9 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल बनता है। और जो फिनोल है, फिनोल में क्या होता है, उसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109 डिग्री का बनता है। क्यों? ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है ही, ठीक है, लेकिन एक और चीज यहाँ हुई है कि यहाँ पे जो ये कार्बन है ना, यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब sp2 हाइब्रिडाइज कैसे? तो ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा होगा ना, ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा कुछ ऐसा। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो एक दो तीन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसकी वजह से 109 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल हो गया। और अगर ईथर की बात करें तो ईथर में होता है ना, इसका बॉन्ड एंगल और भी बढ़ जाता है, 111.60 डिग्री हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि देखो CH3 है और इधर भी CH3 है, तो ये बल्की ग्रुप है। बल्की ग्रुप मतलब क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो CH3 है तो ये H ऐसे ऐसे होगा, रियल में तो ऐसे होगा ना, और ये वाले जो H है ये भी ऐसे ही होंगे। तो देखो कितनी भीड़ भाड़ है, इस भीड़ भाड़ की वजह से क्या हुआ, रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गया। हाइड्रोजन मतलब इधर CH3 है इधर भी CH3 है, तो इसके बीच रिपल्सन हो गया, उस रिपल्सन की वजह से उसका बॉन्ड एंगल भी बढ़ गया जो कि 111.60 डिग्री हो गया। तो बल्कि अल्काइल ग्रुप की वजह से ऐसा हुआ है। क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स की बात करें तो वो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सबको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, तो अगर मान लो कोई, जैसे अगर OH है तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास कितनी एल्काइल चेन है, तो इस कार्बन के पास एक एल्काइल चेन है अगर, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी। बाकी सब हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, है ना। और अगर मान लो OH जिससे जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके अगर दो एल्काइल ग्रुप हो, दो एल्काइल ग्रुप, अब इसकी एक वैलेंसी रह गई तो उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा। तो जो दो चैन होते हैं, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसके अगर दो चैन जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। फिर टर्सरी कैसा होगा, टर्सरी ऐसा होगा OH से जुड़ा है उसके तीन चैन जा रहे होंगे, तो ये हो गया टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी समझ आ गया। प्राइमरी एक चेन जा रही है, सेकेंडरी दो, और टर्सरी में तीन जा रही है। ये एलाइल अल्कोहल क्या होता है, तो एलाइल अल्कोहल बिल्कुल जैसे हमने एलाइल हैलाइड पढ़ा था वैसा ही है। तो एलाइल अल्कोहल क्या होता है, जैसे मान लो अगर OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है तो उसका एक छोड़ करके अगले वाले पे डबल बॉन्ड हो, जैसे जिसपे OH जुड़ा है, यहाँ पे OH जुड़ा है ना, तो इसके एक छोड़ करके अगले वाले पे डबल बॉन्ड हो। एलाइल मतलब एलाइल, एक एक छोड़ करके डबल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। अब इसकी वैलेंसी हम पूरी कर सकते हैं, CH2 ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, तो ये हो गया एलाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, तो अगर मान लो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग
और OH, उसके बीच में अगर CH2 आ गया, ये रहा, ये CH2 आ गया इसके बीच में, मतलब OH डायरेक्ट बेंजीन के पास जाना चाह रहा था बट उसके बीच में आ गया CH2, तो उसकी वजह से वो हो गया बेंजाइल अल्कोहल। अब विनाइल अल्कोहल क्या होता है, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके में ही डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वही डबल बॉन्ड है, तो इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं CH2, तो ये हो गया विनाइल अल्कोहल। फिर उसके बाद है एराइल अल्कोहल, तो याद करो एराइल हैलाइड क्या था, एराइल हैलाइड ये था ना कि एक्स, एराइल हैलाइड था एक्स और उससे बेंजीन ग्रुप जुड़ती थी, तो वैसे ही एराइल अल्कोहल क्या होगा, OH और उससे बेंजीन रिंग जुड़ेगी। कहीं ये फिनोल तो नहीं है, ध्यान से देखो, तो एराइल अल्कोहल तो नाम है बट वो इतना फेमस नहीं है भाई, फेमस क्या है, फिनोल फेमस है। फिर उसके बाद बात करें कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, तो मोनो मतलब एक और हाइड्रिक यानी कि OH ग्रुप, तो अगर एक OH ग्रुप होगा तो उसको मैं बोलूंगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और अगर दो हुआ, मान लो ये दो है CH2OH CH2OH, तो इसको मैं बोलूंगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और अगर तीन है तो CH2OH CHOH CH2OH, तो एक दो तीन OH है तो इसलिए मैं इसको बोलूंगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो सारे के सारे एक बार फिर से समझ लेते हैं, प्राइमरी जिससे एक चेन जुड़ी हो, सेकेंडरी जिससे दो हो, टर्सरी जिससे तीन हो, एलाइल एक छोड़ करके डबल बॉन्ड हो, बेंजाइल यानी कि OH और बेंजीन रिंग के बीच में CH2 आ गया, विनाइल अगर जिससे वो जुड़ा हुआ है OH वही डबल बॉन्ड है, एराइल अल्कोहल यानी फिनोल की बात हो रही है, मोनोहाइड्रिक एक अल्कोहल हो, डाइहाइड्रिक दो अल्कोहल हो, ट्राइहाइड्रिक तीन अल्कोहल हो। तो बहुत ही सिंपल था इसका क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ अल्कोहल तो बड़ा सिंपल सा था। अब हम अल्कोहल को बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। पहले उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपने एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इस सीरीज में, वो गलती क्या है ध्यान से सुनना। जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आप उसका आंसर कमेंट नहीं कर रहे हैं। अब उससे क्या होगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या फायदा होने वाला है बोलो। सोचो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ सिर्फ चले जाऊँ तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आप भी तो पढ़ो और मुझे पता तो चले कि कमेंट आ रहा है, तभी तो मोटिवेशन आएगा अंदर से कि आपके लिए कुछ करना चाहिए। तो आपको जो भी आंसर पूछा जाए कमेंट में उसको करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। क्योंकि मैंने आपसे दो चीज कही थी सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, पहली ये कही थी मैंने कि आपको सारे आंसर्स कमेंट करने हैं, दूसरा ये कहा था कि सीरीज को देखना है, तभी मार्क्स अच्छे से आएंगे। ऐसे अचानक से कोई मार्क्स नहीं आते किसी के भी, जो टॉपर्स भी होते हैं जो पढ़ते हैं ना, उनके मार्क्स इतने आसानी से नहीं आते हैं। उनके मार्क्स भी जब आते हैं भाई जब वो तैयारी करते हैं अच्छे से, उनको पता होता है कि ये सब करना प्रोसेस का पार्ट है। देखना अगर वो कहीं पढ़ भी रहे होंगे ना तो वो कमेंट में आंसर जरूर कर रहे होंगे, वो लाइव चैट में भी अगर पढ़ रहे होंगे कभी लाइव में तो वहां भी आंसर्स कर रहे होंगे, वो ऐसे खाली नहीं बैठे होते हैं। तो आपको आंसर्स करना है, बस मैं यही कहना चाहूंगा। तो प्रिपरेशन देखते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन पहले देखते हैं एल्कीन से कैसे बनता है। तो एल्कीन से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कहते हैं। एसिड कैटालाइज मतलब क्या, एसिड यूज किया जाता है, एसिड यानी H प्लस प्रोटोन जो होता है एसिड, देखो एसिड होता है, एसिड अगर मान लो HCl है तो HCl में से H और Cl अलग हो जाएगा, यानी कि जो H प्लस है वो अलग हो गया, तो H प्लस का मतलब होता है एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में होगा ये। और हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब ये होता है पानी जोड़ना, बस कि अगर किसी भी चीज में पानी जोड़ो तो उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। तो जो एल्कीन है ये एल्कीन है कि नहीं, है ना, तो इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो क्या है, मैथ एथ प्रोप, और ये पहले नंबर पे ईन है, तो ये क्या प्रोपीन है, प्रोपीन। ये वाली जो रिएक्शन है ये एग्जाम में पूछी गई है तो ध्यान से देखना, ये प्रोपीन है और प्रोपीन में मैं H2O जोड़ूंगा, H2O मतलब HOH, है ना, H2O को ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये H प्लस हो जाएगा और ये OH माइनस हो जाएगा। तो अब ये होने वाला है ना कि यहाँ पे ये मार्कोनी-कोस रूल फॉलो करेगा। ये मार्कोनी-कोस रूल क्या होता है, मैंने बताया था कि अमीर और अमीर हो जाएगा, यानी कि अगर कोई बंदा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है तो उसपे हाइड्रोजन आ जाता है। यानी देखो अगर मैं बात करूं कि भाई ये H और OH, तो H कहाँ जुड़े और OH कहाँ जुड़े, ये कैसे पता करें, तो हम डबल बॉन्ड को देखेंगे और डबल बॉन्ड में इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो मैंने क्या बोला कि अमीर और अमीर हो जाएगा, तो अमीर को अमीर कर दो, यानी ये जो है इसको और अमीर कर दो, मतलब CH3 देखो ये CH3 है, ये CH3 है, CH और सिंगल बॉन्ड आ गया और ये आ गया CH3, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मैंने यहां जोड़ दिया तो ये CH3 हो गया, है ना, और जो OH है वो यहां आ गया। तो अगर इसका नाम लिखे तो नाम कैसे लिखेंगे, देखो नंबरिंग 1 2
3, इधर से भी नंबरिंग तो 1 2 3, तो हर जगह से 2 पे आ रहा है ऑल, यानी अल्कोहल 2 पे आ रहा है। तो इसका बोलूंगा मैथ 8 प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन है, और ऑल कितने पे है 2 पे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि प्रोपीन को प्रोपेन 2 ऑल में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, तो उसका यही आंसर होने वाला है कि हम ना एसिड एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करेंगे, इसका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा और उससे ये प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो डायरेक्ट हाइड्रेशन हो रहा है। अभी डायरेक्ट हाइड्रेशन क्या होता है, यानी कि डायरेक्ट वाटर जो है, वाटर यानी H और OH डायरेक्ट जा करके जुड़ जा रहा है उससे, और ये ना मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल तो पता ही है। और एक और चीज हो रही है इसमें कि ये इसमें जो रिएजेंट है जो यूज हो रहा है वो क्या है, वो एसिडिक मीडियम में H प्लस यूज हो रहा है, H2O यूज हो रहा है, वाटर। जैसे जो एसिड है उसको मैंने वाटर में डाल दिया तो वो यूज हो रहा है रिएजेंट के रूप में। दूसरा जिससे इसको प्रिपेयर किया जाता है वो है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, हम हाइड्रेशन तो कर रहे हैं, मतलब पानी तो ऐड कर रहे हैं, बट इनडायरेक्ट तरीके से ऐड कर रहे हैं। यानी कि देखना, ये रिएजेंट तो लिखा है P2S6 और THF। THF मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, और H2O2 पेरोक्साइड और OH माइनस यानी बेसिक मीडियम में ये रिएक्शंस होती है। तो इसमें क्या होता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ ये क्या है, तो भाई मार्कोनिकॉफ रूल पता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अमीर अमीर के पास जाके जुड़ेगा, बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अमीर गरीब के पास जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है इसमें। यानी कि देखो एक और लाइन देखो, BH3 एग्जिस्ट है, जो BH3 है ना B2S6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और ये पेरोक्साइड OH माइनस बेसिक मीडियम में होता है, ये तो मैंने बता ही दिया है ना। बट ये देखते हैं कि ये रिएक्शंस आगे प्रोसीड कैसे होने वाली है, कैसे होगी ये रिएक्शन। तो मैंने क्या बोला, आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करो। कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जो हाइड्रोजन है जैसे HOH, तो इसमें जो H वाला पार्ट है वो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल तो कहता है अमीर के पास जाएगा, बट एंटी वाला कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि गरीब के पास जाएगा। यानी कि ये जाएगा, गरीब कौन है, ये या ये, तो ये, तो ये गरीब है तो इसके पास जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा अब यहाँ पे, और ये जो OH है वो इसके पास चला गया, अब CH2OH। तो अगर सवाल यह है कि प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाओ, प्रोपीन से प्रोपेनॉल, तो इस रिएक्शन से बनेगा, हाइड्रोबोरेशन करेंगे। बट अगर ये बोला, क्योंकि एग्जाम में तो ये आया हुआ है कि प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बनाओ, तो कैसे बनाना है वो आपको पता होना चाहिए, ये है इसका आंसर। तीसरा मेथड है कि हम इसको एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। अगर मुझे एल्काइल हैलाइड से बनाना है तो मुझे एक्वस KOH चाहिए, एक्वस KOH, जैसे RX है एक्वस KOH, तो मेरे को मिलेगा, देखना जो ये X है ना वो K के पास चला जाएगा, यानी KX मिलेगा मुझे, KX, और ये जो OH है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि ROH मिलने वाला है, ROH और KX मिलेगा यहाँ पे मेरे को। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो CH3Br अगर मेरे पास है और मैंने एक्वस KOH लिया तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ जल्दी बताओ मुझे क्या मिलेगा, अरे बता दो भाई, CH3OH प्लस KBr मिलेगा। ये तो एक्वस KOH है तब हो रहा है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सिंपल सा सवाल ये है कि जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH2Br, तो अब आप मेरे को ये बताओ कि इसमें अगर मैंने अल्कोहलिक KOH लिया, अल्कोहलिक KOH लिया, अल्कोहलिक KOH लिया अगर मैंने, तो बताओ इसमें कौन सी रिएक्शन होगी। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि अल्कोहलिक KOH होता अगर एक्वस KOH की जगह, तब कौन सी रिएक्शन होने, रिएक्शन का नाम लिख दो बस। चौथा तरीका है कि बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड कौन से, जिसमें O पाया जाता है। अब O किस किस में पाया जाता है, देखो O किस किस में पाया जाता है, एल्डिहाइड, 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 कीटोन में भी पाया जाता है, एल्डिहाइड कीटोन, और जो COOH है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और एस्टर, इन सब में O पाया जाता है। तो देखो अल्कोहल तो बना ही रहे ना, तो उसके अलावा बात करेंगे ना, तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सब के सब क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो जब ये रिडक्शन करते हैं तो ये अल्कोहल बनाते हैं। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेसिकली 3 तरह के यूज किए जाते हैं। एक तो यूज किया जाता है हाइड्रोजन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम को,
और सोडियम बोरोहाइड्रेट को यूज किया जाता है और LiAlH4 को भी यूज किया जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये है LiAlH4 में कि ये एक्सपेंसिव यानी महंगा बहुत है। और अगर हम NaBH4 की एक खास बात करें तो खास बात उसकी है, खास नहीं बल्कि उसकी कमी है। कमी क्या है कि कांट रिड्यूस डबल ऑक्सीजन। जो डबल ऑक्सीजन होता है ना, डबल ऑक्सीजन कहाँ कहाँ होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH होता है तो वहां डबल ऑक्सीजन होता है, और जैसे एस्टर होता है तो वहां डबल O होता है। तो जहां पे डबल O आ जाए, डबल ऑक्सीजन आ जाए, वहां पे भाई ये काम नहीं करने वाला। ये कौन, NaBH4, वहां पे काम नहीं करने वाला। रिडक्शन मेथड की बात करें तो हम ऐसा करते हैं, पहले एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं। तो एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, CHO ग्रुप को एल्डिहाइड बोलते हैं ना। तो अगर मैं H2 निकल से इसके रिडक्शन करूं तो क्या होने वाला, देखना ध्यान से देखना। मेरे पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन में से क्या होने वाला है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, कार्बन के पास ही जाएगा, और एक जो हाइड्रोजन है वो O के पास जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, R, ये बन गया CH, और ये भी तो H है, CH2, और ये यहाँ पे OH, तो RCH2OH बन गया। क्या ये अल्कोहल है, हाँ ये तो अल्कोहल ही है। फिर उसके बाद अगर ये कीटोन है तो ये RCOR है, और यहाँ पे BH4 है, BH4 यानी 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिख लूंगा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन मैंने लिख लिए। अब 4 हाइड्रोजन देखना होगा क्या, अब ध्यान से देखना। अब ये यहाँ पे आएगा और ये दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, RCOH, और ये हो गया CH2, और ये हो गया R डैश। तो ये जो है, अगर एक बार ध्यान से देखो, देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास दो अलग अलग चेन है, तो क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है, हाँ ये सेकेंडरी अल्कोहल ही है। और अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या उसके पास एक ही चेन है, हाँ, तो अगर वो एक चेन है तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। यानी यानी ध्यान से सुनना, यानी एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करता हूं तो मेरे को प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और जब मैं कीटोन का रिडक्शन कर रहा हूं तो मेरे को सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है ना। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो एल्डिहाइड, आप ना सिंपल से एक चीज याद रख सकते हो, एल्डिहाइड का अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो मुझे मिलता है अल्कोहल, और अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा एल्डिहाइड। बिल्कुल ऐसे कीटोन में भी होता है कि अगर मैं कीटोन का, और ये अल्कोहल कौन सा वाला होता है, प्राइमरी अल्कोहल, कि अगर मैं कीटोन का रिडक्शन करता हूं तो मुझे मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा कीटोन। ऐसे ऑपोजिट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, इसमें क्या होगा, हमारे पास H4 है तो 4 हाइड्रोजन मैंने लिखे, 4 हाइड्रोजन में क्या होने वाला है, यहां से H2O यानी कि वाटर निकल जाएगा, माइनस H2O निकल गया। अब ये जो दोनों H है ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है RCH2OH, तो ये बन गया यहाँ पे अल्कोहल। तो इस तरह से बन जाता है। और अगर एस्टर की बात करें तो एस्टर में क्या होने वाला है, एस्टर को ना जब हम रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं एस्टर का, तो हमें 2 मोल ऑफ अल्कोहल मिलता है। कैसे, देखो ये यहाँ से कट होगा, बाकी ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो मेरे को R-OH मिल जाएगा। बाकी जो 3 हाइड्रोजन बचे हैं मेरे पास, ये तीनों देखो, एक तो वहां चला गया O के पास तो R-OH बन गया। 3 जो बचे मेरे पास, 3 में से एक मैं क्या करूंगा, एक को मैं इसके साथ जोड़ दूंगा ताकि ये OH बन जाए। O तो है ही, अब H आ जाएगा तो OH बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा RC, और ये OH हो जाएगा। और बाकी जो 2 हाइड्रोजन है उसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, यानी कि CH2, तो इसको मैं RCH2OH बोल सकता हूँ। देखो ध्यान से देखो, 2 मोल ऑफ अल्कोहल मिला कि नहीं मिला है, तो एक बार फिर से देखो, एल्डिहाइड में अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन का करूंगा तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का करूंगा तब भी अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी वाला ही मिल रहा है। और एस्टर का अगर मैं रिडक्शन करूंगा तो मुझे 2 मोल ऑफ अल्कोहल मिलने वाले हैं। यहाँ पे अल्कोहल्स को ना हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं, जो कि 5वां मेथड है। वो 5वां मेथड देखो ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास CO ग्रुप है, तो CO ग्रुप क्या होता है, CO ग्रुप यानी कार्बोनिल वाला, जो कि एल्डिहाइड कीटोन्स इस सब में पाया जाता है। तो CO कोई ग्रुप है और उसमें मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पता है क्या होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना हमने, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो ये रिएक्शन करेगा, देखो इसमें क्या होने वाला है, ये वाली जो चीज है वो O के पास आ जाएगी, और जो R है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या होगा, देखो ये कार्बन है तो यहाँ पे R आ गया अब, और यहाँ पे O और MgX यहाँ पे आ चुका है। अब देखना क्या होगा, अब ना यहाँ पे वाटर आएगा, वाटर पिक्चर में आएगा, प्लस
वाटर। और वाटर किस तरह से आएगा, वाटर ऐसे आएगा HOH, और वाटर ऐसे आएगा ऐसे। देखो अब क्या होने वाला है, OH बोलेगा मैं तो MgX के पास जा रहा हूँ, OH बोलेगा कि मैं तो MgX के पास जा रहा हूँ, Mg से X जुड़ा है और OH जुड़ा हुआ है, और जो ये हाइड्रोजन है ये O के पास आ जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो R और फिर उसके बाद ये हो गया OH, तो बन गया ना अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी अल्कोहल बन सकता है भाई। जैसे अगर इसके शॉर्टकट की बात करें, देखो शॉर्टकट सिंपल सा है, ध्यान से सुनना, शॉर्टकट सुनोगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा आपको किस तरह से क्या करना है। ये RMgX है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक चीज मैं बता रहा हूं। देखो आपको क्या करना है कि यहीं पे एक काम कर लेते हैं, HOH ऐसे करके लिख लेते हैं, और इस जो ये R है इसको यहां भेज देते हैं पहले तो, और फिर उसके बाद ऐसे कर देते हैं। तो ये शॉर्टकट है, और शॉर्टकट करने के लिए फिर इसको हमने क्या किया, ये R इधर आ गया, तो ये रिएक्शन हो गई इधर ऐसे, और ये R, और फिर उसके बाद इधर OH है, OH प्लस में, और ये जो है MgX और OH के फॉर्म में ये इस तरह से रह गया। तो ये तो डायरेक्ट हमने निकाल लिया शॉर्टकट तरीके से। तो अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड से अगर बनाने की कोशिश करें, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर हम करा दें तो क्या होने वाला है। तो एक चीज होगी, मैंने यही बोला ना, डायरेक्ट अगर शॉर्टकट देखें तो क्या है, तो ये जो R है, R वो कार्बन के पास चला जाएगा, तो R को कार्बन के पास भेज देते पहले, ये आ गया यहाँ, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ना, और जो H2O का जो H है वो O के पास आ जाएगा, यानी कि ये हो गया OH प्लस में हमें क्या मिलता है हमेशा, MgXOH, ये हमेशा हमें मिल रहा है। तो ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो OH है वो जिस कार्बन से अटैच है उसके पास कितनी चैन है, सिर्फ एक ही चैन है। देखो हाइड्रोजन को मत जोड़ो, हाइड्रोजन चैन नहीं है, ये एक ही चैन इससे जुड़ी हुई है, जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उसके पास सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, एक ही चैन है। तो वो जो चैन है सिर्फ एक है, यानी कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो अगर एमसीक्यू आया एग्जाम में, एमसीक्यू आया कि भाई फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके किस तरह का अल्कोहल देता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी या नन ऑफ दिस, तो आंसर क्या होगा, बोल दो भाई आंसर क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल, है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करी तो प्राइमरी अल्कोहल आ गया। अगर कोई और एल्डिहाइड हो, कोई और एल्डिहाइड, मतलब देखो फॉर्मल्डिहाइड में तो दोनों तरफ H होता है, दोनों तरफ H है, बट अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे कोई और एल्डिहाइड ले लूं, यानी RCHO ले लूं, CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, तो RCHO ले लूं, तो वहां पे क्या होने वाला है, देखो अगेन वही चीज होगी, ये वाला R यहाँ आ जाएगा, और हाइड्रोजन OH इसमें से आएगा ना, वाटर में से एक हाइड्रोजन और OH आया, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो होने क्या वाला है, ये R यहाँ आ गया, और इसका R, ये वाला जो R है वो ये रहा, और यहाँ पे आ गया OH प्लस में MgX, और ये है OH। तो ये भी समझ आ गया है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास कितनी चैन है, एक, दो चैन, यानी सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल। और फिर उसके बाद कीटोन की बात करें तो कीटोन देखो, ये वाला R उड़ करके यहाँ आ जाएगा, उड़ के आ गया इधर, तो ये R है, और फिर उसके बाद ये हो गया OH, और बाकी ये तो हमेशा बनता ही है MgXOH। तो देखो ये OH है ना, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास एक, दो, तीन चैन है, तो तीन चैन है तो टर्सरी हो गया, ये टर्सरी अल्कोहल। तो यानी अगर एमसीक्यू पूछे कि भाई फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराए तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, और अगर अदर एल्डिहाइड की कराए, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड कराए किसी और एल्डिहाइड की, तब क्या बनेगा, तब सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन हो तो जल्दी बताओ, 3 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है ना। तो आसान लगा यहाँ तक। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की, कि भाई फिनोल जो होता है उसको कैसे बनाया जाता है। तो एक तरीका तो ये है, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में जो हमने हेलो एल्केन्स पढ़ा था उसमें डाउस प्रोसेस हमने देखी थी। डाउस प्रोसेस में क्या होता है याद है, जबरदस्ती एक रिएक्शन कराई थी, याद है कि नहीं। तो क्लोरीन होता है और बेंजीन ग्रुप होता है, तो उसमें क्या होता है, हम ना क्या करते हैं, इसको बेस से रिएक्ट कराते हैं, NOAH और HCl एसिड से रिएक्ट कराते हैं, और इसको हम बहुत तगड़ा टेम्परेचर देते हैं 623 केल्विन और 200 ATM, 200 ATM पे हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें फिनोल मिल जाता है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे फिनोल मिल जाता है। ये कि ये डाउस प्रोसेस में यही होता है ना, पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, डाउस प्रोसेस ये होता है।
फिर उसके बाद एक और तरीका हमारे पास है कि हम ना इसको बेंजीन से बना सकते हैं, फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से बना सकते हैं। अब बेंजीन से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले बेंजीन तो लिखो, बेंजीन ये रहा ये बेंजीन है। तो बेंजीन की जो रिएक्शन है वो हम करा देंगे H2S2O7। अब ये क्या होता है, अगर याद हो आपको H2S2O7 तो ये ओलियम है, तो ओलियम है, ओलियम की रिएक्शन ओलियम, ओलियम जो हमने करा इसकी रिएक्शन ओलियम से कराई तो हमें मिल जाएगा SO3H और ये बेंजीन, तो ये मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसकी रिएक्शन कराएंगे NOH और HCl से, NOH NaOH और HCl से इसकी रिएक्शंस कराएंगे। तो इसके बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमें फिनॉल, क्योंकि फिनॉल ही तो बना रहे हैं, है ना, तो फिनॉल मिल गया। फिनॉल को बनाने का तीसरा तरीका भी है, तीसरा तरीका है कि हम ना इसको डाइअजोनियम क्लोराइड से बना सकते हैं, फ्रॉम डाइअजोनियम, डाइअजोनियम क्लोराइड, डाइअजोनियम क्लोराइड से भी हम इसको बना सकते हैं। अब उसको कैसे बनाएंगे, तो पहले तो डाइअजोनियम क्लोराइड को बनाना पड़ेगा। डाइअजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो अनील को लेके आते हैं, अनील, अनील मतलब एनिलीन, कोई अनिल कोई लड़का नहीं है, एनिलीन एनिलीन को लेकर के आते हैं। तो एनिलीन को जब हम लेके आते हैं तो उसकी रिएक्शन कराते हैं HNO2 से और HCl से रिएक्शन कराते हैं इसकी, और फिर उसके बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है N2 प्लस Cl माइनस, और ये बेंजीन से अटैच हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, पिछले लेक्चर में बताया था। तो अब इसके बाद जो ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है तो इसकी रिएक्शन ये आगे अब इसकी और रिएक्शंस करेंगे तभी तो जाकर के बनेगा फिनॉल। तो हम क्या करेंगे इसमें ना, इसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर से, वाटर यानी HOH से, और थोड़ा सा गर्म करेंगे। तो होने ये वाला है कि ये जो H है ये HCl, ये H प्लस होगा, ये OH माइनस होगा, तो H प्लस और Cl जुड़ जाएगा, हमें HCl मिल जाएगा, और ये जो N2 है, N2 गैस बनके उड़ जाएगी, N2 जो है वो गैस बनके उड़ गई। और अब क्या बचा OH, तो ये जो OH है वो बेंजीन पे अटैच हो जाएगा, OH जो है वो बेंजीन पे अटैच हो गया, तो ये बन गया फिनोल। चौथा तरीका वो है क्यूमिन्स प्रोसेस, क्यूमिन्स प्रोसेस, इसको ना हम क्यूमिन्स प्रोसेस से बना सकते हैं। उसमें हम ये करेंगे कि हम लेंगे CH3C, CH3 और ये बेंजीन देंगे, तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और यही आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम बोलते हैं क्यूमीन, क्यूमीन भी कहा जाता है, इसका कॉमन नाम क्यूमीन है। तो अब हम क्या करेंगे ना, देखो ये जो है ये इसकी वैलेंसी 1 2 3 और अब इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, इसका नाम ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम O2 का यूज करेंगे। क्या किया हमने, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम। तो जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो क्या होने वाला, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन जो है ये यहां आ जाएगा, किस तरह से, देखो CH3 है, ये कार्बन है और ये CH3 है, तो ऑक्सीजन एक एक, मतलब ये परऑक्साइड की तरह हो गया, परऑक्साइड की तरह हो गया ये, तो ये बेंजीन रिंग है। अब क्या होने वाला है ना, देखना यहां से हम करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब कि वाटर में इसका वाटर विघटन, यानी कि हिंदी ज्यादा हो गई, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस, अब हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा ना, ये जो चीज है ये वाली, ये अलग से निकल करके आ जाएगी, ये अलग से निकल के आ जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड आ जाएगा अब ये, और CH3, और फिर उसके बाद ये जो OH है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, OH बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट आ गया, तो ये बन गया फिनोल। देखो ज्यादातर रिएक्शंस में क्या होता है, जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, बस यहाँ पे साइड प्रोडक्ट जो है यहाँ पे पर वो साइड प्रोडक्ट कीटोन है, और अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, कीटोन कौन सा है, ये प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन, 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 तो प्रोपेनोन है, ये बहुत ही काम का है प्रोपेनोन, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है साइड प्रोडक्ट काम का नहीं होता, बट यहाँ पे साइड प्रोडक्ट थोड़ा अच्छी मात्रा में बना है इसलिए काम का है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की बात करें अगर हम, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम फिजिकल स्टेट्स देखते हैं। अगर हम ये देखें कि अगर जो अल्कोहल जितने भी 12 कार्बन तक के होते हैं वो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में,
तो बॉइलिंग पॉइंट याद करो, उसमें कैसा था पिछले चैप्टर में, बॉइलिंग पॉइंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मोलर मास के, और ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो सेम वैसा ही यहाँ भी होने वाला है, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होते जाएगी ना बॉइलिंग पॉइंट उतना कम कर देना, और जितने ज्यादा मोलर मास होते जाएंगे, ब्रांचिंग को ध्यान में रखना, जितने ज्यादा मोलर मास होते जाएंगे उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक और चीज बता रहा हूँ, जितनी लंबी एल्काइल चेन होगी, देखो बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, जो पानी से नफरत करता है। अब पानी से नफरत करेगा तो बॉइल होना चाहेगा जल्दी नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट के। और अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट देन हेलो एल्केन, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्कोहल्स का, वो हेलो एल्केन और एल्केन से ज्यादा होता है, जो कि कंपेरेबल मोलर मास के होते हैं, या फिर ईथर भी होना तब भी उससे ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन तीनों की बात करें, इथेनॉल, मिथॉक्सीमीथेन और प्रोपेन, तो इसमें अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। देखो OH जो है, OH वो डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जैसे हाइड्रोजन जो होता है वो F या फिर O या फिर N, फोन, फोन के साथ हाइड्रोजन जब फोन के साथ FON, इन तीनों में से किसी भी एक के साथ अगर वो बॉन्डिंग करता है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये ना जो इथेनॉल है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा, जबकि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं और प्रोपेन में भी नहीं है। तो कंपेरेबल मोलर मास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इसका सबसे कम होगा। देन उसके बाद अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करें, सॉलिबिलिटी यानी क्या, पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा। तो भाई अगर मैं अल्कोहल्स को पानी में डाल दूं तो क्या होने वाला है, अब लोग बताओ डालते नहीं है लोग पानी में अल्कोहल, अल्कोहल मतलब क्या, दारू, समझ आ रहा है, दारू जो है उसको लोग पानी में डाल के पीते हैं, तो वो सोल्यूबल है, सिंपल सी बात है। अब ऐसा क्यों है, सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि देखो ये ROH है यानी अल्कोहल, और ये HOH यानी वाटर है। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से बंधन, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, FON से है, तो O तो है ना ये, तो हाइड्रोजन का O से हो गया, तो इस बंधन को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इधर भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है H का O से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी अच्छी खासी हो रही है, और इसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इंटरमोलिकुलर मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे इंटरमोलिकुलर कहा जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यानी कि सोल्यूबल है, सिंपल। और अगर इंटॉक्सिकेंट इफेक्ट की बात करें तो जो मीथेनॉल होता है यानी कि CH3OH वो पॉइजनस होता है। अगर लोग इसको पीने लग गए ना मीथेनॉल को तो मर जाएंगे, पॉइजनस है, जहर है। जो ड्रिंकिंग है, ड्रिंकिंग के रूप में यूज किया जाता है वो इथेनॉल को किया जाता है, मीथेनॉल को नहीं किया जाता। भाई मीथेनॉल से तो बंदा मर जाएगा, पॉइजनस है वो यार। तो फिजिकल स्टेट 12 कार्बन तक लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट भी हमें समझ आ गया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसमें, इसलिए इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। और बाकी ये सब तो हमें पहले से पता था। सॉलिबिलिटी की बात करें तो भाई सॉल्युबल तो है, वाटर में घुलता है, हमें पता भी, हमने आसपास देखा भी अपने। इंटॉक्सिकेंट इफेक्ट की बात करें तो CH3OH पॉइजनस है, और जबकि इथेनॉल जो है ड्रिंकिंग, उसको पी सकते हैं। तो ये सारे के सारे इसके होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मैंने बता ही दिया कि हाइड्रोजन का फोन के साथ बंधन, उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। अगर हम नेचर ऑफ फिनोल्स की बात करें तो फिनोल का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। अब क्यों, इसका प्रूफ भी है कि देखो एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो कि अगर मैं लिटमस पे डालूं ब्लू वाले पे तो उसको रेड कर देगा, है ना। तो जब मैंने फिनोल को ब्लू लिटमस पे डाला ना तो वो लिटमस पेपर रेड हो गया, तो इसका मतलब ये एसिड है, इसलिए इसका एसिडिक नेचर है। और एक और चीज, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यही यहाँ पे भी होने वाला है। देखो फिनोल ये रिएक्ट किया इसने सोडियम मेटल से, तो हमें ये साल्ट मिला, साल्ट मिल गया, ये साल्ट है, और ये हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो ये इससे भी प्रूफ हो गया कि एसिडिक है। फिर अगर हम एसिड जो होता है उसकी बेस से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमें वाटर मिलता है और सॉल्ट मिलता है। तो देखो ये फिनोल है और इसकी रिएक्शन हमने बेस से करी, NOH बेस से, तो हमें सॉल्ट मिल गया और H2O मिल गया। देन उसके बाद फिनोल ऑल्सो ऑन आयनाइजिंग प्रोटोन, फिनोल ना जब पानी में डालते हैं तो वो प्रोटोन को जब आयनाइज करता है तो फिनोक्साइड आयन बनाता है। फिनोक्साइड आयन देखो OH है, फिनोल है, तो इसमें से ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, O- और H+ अलग हो गया, तो ये आयनाइज हो गया और इसने एक फिनोक्साइड आयन बनाया। अभी जो फिनोक्साइड आयन है ना रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस किस तरह से शो करता है उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। फिनोल के अगर नेचर की बात करें तो उसमें हम ये कहते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होते हैं किसी भी बेंजीन रिंग, जैसे फिनोल है, अगर फिनोल के पास बेंजीन रिंग है तो OH जुड़ा हुआ है, तो अगर उसके साथ एक और ग्रुप आ जाए तो वो कौन सा ग्रुप आ रहा है, अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन दिए चले जा रहा है, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, CH3 और OCH3 ये ग्रुप होते हैं। तो अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या होगा, डिक्रीज होगा एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप हो, तो जैसे कि NO2 जो ग्रुप होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है NO2, तो उससे क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये वाला सवाल जो एग्जाम में आ रखा है, इसमें इन्होंने पूछा है कि एसिडिक नेचर बताओ। तो देखो NO2 है इसके पास तो कुछ नहीं है भाई, इसके पास CH3 तो इसके पास NO2 है, तो NO2 अगर होगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। और CH3 ने उल्टा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यानी कि एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर दिया। तो अगर एसिडिक नेचर देखें तो क्या होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, और फिर ये, तो सबसे कम एसिडिक ये है, और सबसे ज्यादा ये वाला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। बस आप ये याद रखो, जहां भी आपको NO2 दिख जाए ना, और जितने ज्यादा NO2 हो, मान लो इससे भी कोई ऊपर हाई लेवल का सवाल है इसमें कि तीन NO2 दे रखे हैं, एक इधर और एक इधर, तो तीनों NO2 अगर दे रखे हैं तो वो उससे भी ज्यादा एसिडिक होगा। देन उसके बाद अगर हम देखें कि रेजोनेंस होता है क्या फिनोल के अंदर, हाँ भाई रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस किस तरह से होता है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है लास्ट ईयर में। तो रेजोनेंस किस तरह से होता है, ये ऑक्सीजन है, ये इसके लोन पेयर है, और ये इसका हाइड्रोजन है। तो ये रहा, ये बेंजीन रिंग है। अगर हम बात करें इसकी, तो ऐसे बेंजीन रिंग में ये फिनोल है। तो अब इसमें कैसे होगा रेजोनेंस, ध्यान से देखना। अब जो OH है वो क्या करेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा ऐसे करके, और फिर ये ऊपर आ जाएगा, और ये जो दोनों है ये नीचे आ जाएगा, और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा O, और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब ये प्लस हो गया, यानी ये उधारी में चल रहा है, और ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ चढ़ गया, यानी ये यहाँ आ गया। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसका हाइड्रोजन तो इसी के पास है, और अब ये जो माइनस है, ये यहाँ आ जाएगा, उसकी वजह से ये यहाँ चढ़ जाएगा। तो ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस O, फिर इसके बाद H, फिर इसके बाद ये डबल बॉन्ड है, और उसके बाद ये तो यहाँ आ गया, और ये जो है यहाँ पे माइनस आ गया, और ये यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, ये जो माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस के रूप में। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तो प्लस ही रहेगा O प्लस, और ये H डबल बॉन्ड, उसके बाद ये ऐसे, और ये हो गया माइनस, और ये ऐसे, ये ऐसे। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ आ जाएगा। जब ये यहाँ आएगा ना तो ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि ये O, और यहाँ पे वापस आ गए लोन पेयर और H, फिर उसके बाद ये हो गया ऐसा, ये ऐसा हो गया। तो ये है फिनोल के अंदर ऐसा रेजोनेंस होता है, इस तरह से इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कि हमने ऐसे ही याद करो हमने Cl यानी कि एराइल हैलाइड का भी देखा था। अगर इसमें ध्यान से देखें तो कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, एक ऑर्थो पोजीशन पे है और एक पैरा पोजीशन पे है, ऑर्थो पैरा, और ये भी ऑर्थो पोजीशन ही है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो फिनोल का OH ग्रुप है ना, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, यानी कि फिनोल जो है, फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अच्छा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ये तो समझ आया। अब मुझे बताओ, माइनस है इसके पास, तो इस पे कौन आकर के अटैक करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? तो इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर है, तो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करने की कोशिश करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से कर सकेगा। यानी कि मैं लिखूंगा इट फेवर्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है, वो है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, इससे ना हम डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी अल्कोहल है, पता कैसे चले भाई, कैसे लैब में कैसे पता करते हैं इसको, तो वो देखना है। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, मतलब जैसे हम रिएक्शन जब कर रहे होते हैं ना एल्कोहल्स की, तो हम एक रिएजेंट की यूज कर रहे होते हैं। रिएजेंट मतलब मान लो केमिकल्स है कोई, तो वो केमिकल जो हम यूज करते हैं वो केमिकल कौन सा होता है, वो होता है HCl और ZnCl2, इन दोनों को एक साथ यूज किया जाता है, इसे ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि भाई ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो ऑप्शन दे देंगे HCl, ZnCl2, H और H2SO4, कुछ ऑप्शन दे देंगे और फिर आपको उसका सही पहचानना होगा।
तो इसमें क्या होता है ना, देखो डिस्टिंग्विश किया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में, ल्यूकास रिएजेंट ये है। इसमें ना ये जो रिएक्शन है इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है। अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो भाई जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो आप एक चीज याद रखना, मैंने बताया था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद 2 डिग्री, फिर लास्ट में 1 डिग्री, तो ना के बराबर स्टेबल होता है। तो रिएक्टिविटी की बात करें अगर ल्यूकास टेस्ट में भी या जहां भी कार्बोकेटाइन बन रहा है, कहीं भी अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहां पे जो रिएक्टिविटी होगी वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होने वाली है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगी। अब देखो क्या होने वाला है, जो टर्सरी अल्कोहल है ना, अगर मैं टर्सरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डाल तो मैंने ये देखा कि भाई वो तो बड़ी जल्दी गंदा हो गया, यानी कि उसके अंदर का पानी बड़ी जल्दी गंदा हो गया, यानी बहुत जल्दी टर्बिड हो गया। टर्बिड यानी टर्बिडिटी, यानी गंदगी जल्दी आ गई उसके अंदर, इमीडिएटली आ गई। जैसे मैंने वो केमिकल डाला ना तो टर्सरी अल्कोहल में गंदगी बहुत जल्दी आ गई। तो टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, देखो ये टर्सरी अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है 1 2 3 चेन है तो टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल HCl ZnCl2 यानी ल्यूकास रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसने देखो OH को हटा दिया और Cl आ जाता है। सब में यही होने वाला है, OH हटेगा और Cl आएगा, और H2O अलग हो जाने वाला है। सब में यही होने वाला है, Cl आएगा OH हटके और H2O। तो टर्बिडिटी अपीयर्स हो जाती है, यानी गंदगी आ जाती है, थोड़ी गंदा सा पानी आ जाता है वहां पे इमीडिएटली, यानी एकदम से, जैसे केमिकल डाला वैसे ही। और जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें 2 चेन है, तो सेकेंडरी अल्कोहल ये ल्यूकास रिएजेंट, और फिर उसके बाद OH की जगह Cl आ गया और H2O अलग। तो टर्बिडिटी अपीयर्स होती है 5 मिनट के अंदर, ऐसा नहीं कि फटाफट हो गई। देखो टर्सरी में तो फटाफट हो जाएगी, जैसे रिएजेंट डाला वैसे ही हो गया, बट यहाँ पे 5 मिनट लग रहा है। और अब प्राइमरी अल्कोहल में क्या होने वाला है कि देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये ल्यूकास रिएजेंट, क्लोरीन आ गया, OH हटा दो और H2O। टर्बिडिटी अपीयर्स नहीं होने वाली, अपीयर जब होगी जब आप उसको हीट करेंगे, तो लिखा हुआ है टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग, गर्म करना पड़ेगा। तो सिंपल सा सवाल आया एमसीक्यू में, एमसीक्यू में सवाल यह है कि ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट फास्ट विद ऑप्शन टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, अलग अलग केमिकल्स दे दिए, आप पहचान लोगे ना टर्सरी प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा, बस तो फिर क्या प्रॉब्लम है। और एक होगा नन ऑफ दीज ऑप्शन, या कोई सा भी ऑप्शन होगा। तो आंसर वहां पे आपको लगाना है टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि इमीडिएटली उसी में टर्बिडिटी आएगी ना, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ल्यूकास रिएजेंट वाला टेस्ट। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल यानी केमिकल प्रॉपर्टीज देख कि ये अल्कोहल जो है वो रिएक्शंस कैसे करता है किस चीज के साथ। तो देखो जब अल्कोहल, अल्कोहल यानी कि ROH है ना, तो यहाँ पे ROH ले रखा है, R डैश हो या ROH बात हुई है ना, तो अल्कोहल हो गया। और अल्कोहल के साथ जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लूं, ये COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होने वाला है यहाँ पे एक जो रिएक्शन जो होगी उसे बोलेंगे हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा ये। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, देखो इसके पास कुछ ज्यादा ही मतलब, ये कुछ ज्यादा ही मतलब अमीर सा लग रहा है ना, तो इससे मैं ज्यादा चीज निकालूंगा, यानी O भी निकालूंगा और H भी निकालूंगा, जबकि इससे सिर्फ H निकालूंगा। तो मैंने ऐसे करके इससे निकाल दिया, इससे OH निकाला, इससे H, तो मेरे पास क्या बचा RCO और OR डैश। तो ये RCOR डैश इसको हम कहते हैं एस्टर। तो एस्टर बनता है ना, जब एस्टर बनता है तो उसे हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन समझ आ गया। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी होता है भाई। तो हम क्या करते हैं ना, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट इसका यूज करते हैं। तो पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट को शॉर्टकट में लिखा PCC। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। तो यहां से हम हाइड्रोजन निकालने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा ना, यहां से हाइड्रोजन निकालूंगा ताकि मेरा ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी कि मैं क्या करूंगा H2 निकालूंगा। तो एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, दोनों को निकाल दिया, इन दोनों को निकाल दिया मैंने, -H2 लिखा है इसीलिए। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा CH3C और H ये रहा और डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये CH3CHO है। CH3CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड है, यानी सुनो ध्यान से, मैंने बताया था ना कि एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करूंगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो मुझे एल्डिहाइड मिल रहा है। ऐसे ही सेकेंडरी अल्कोहल, याद करो सेकेंडरी अल्कोहल कब मिल रहा था, किसका रिडक्शन कर रहे थे, तो सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा था, कीटोन का। तो यहाँ पे जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, कीटोन। तो -H2 करना है, यानी कि ये हाइड्रोजन हटा दिया, तो अब ये बचेगा CH3C
CH3 डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, ये कीटोन है, प्रोपेनॉन कीटोन है ये। तो अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो मुझे एल्डिहाइड मिला, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल का किया तो मुझे कीटोन मिला। अब डिहाइड्रेशन देखते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन मतलब पानी जोड़ना, डिहाइड्रेशन यानी हाइड्रेशन को डी यानी कि पानी निकालना। तो पानी निकालूंगा मैं यहां से, देखो ये CH3 है और ये CH2 और OH ये रहा अल्कोहल है, तो मैं यहां से वाटर निकाल लूंगा, HOH वाटर निकल गया, माइनस वाटर कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, HCHCHH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या है, क्या ये एल्कीन है? हाँ, तो अल्कोहल का ये वाले रिएक्शंस भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर अल्कोहल का मैं डिहाइड्रेशन करता हूं तो मुझे मिलने वाला है एल्कीन, मुझे एल्कीन मिलेगा। अब इसमें क्या होता है ना, इसकी जो मैकेनिज्म है वो ना प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, 3 स्टेप्स में दे रखा है, बट इसकी जो अगर हम बात करें कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कि रिएक्ट कैसे करता है, तो इसमें ना कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। अब कार्बोकेटाइन सुनते दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए कि इसकी रिएक्टिविटी की जो सीरीज है, रिएक्टिविटी जो होगी वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होगी। चौथी रिएक्शन जो अल्कोहल शो करता है वो डिहाइड्रोजिनेशन है। डिहाइड्रोजिनेशन भी ऑक्सीडेशन की तरह ही है, बस अंतर सिर्फ इतना सा कि यहाँ पे कॉपर 573 केल्विन पे यूज करते हैं। तो अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा, देखो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को हटाना है, तो H2 को हटाऊंगा, तो ये रहा H2, इसको हटा दिया। तो अगर मैंने प्राइमरी अल्कोहल में से H2 निकाला तो मेरे पास क्या आएगा, देखो जो ऑक्सीडेशन में हो रहा था सेम वही यहाँ पे भी होगा, CH3 CH और ये डबल बॉन्ड O, तो CH3 CHO ये क्या है, ये है एल्डिहाइड। और अगर ये भी है तो इसमें भी डिहाइड्रोजिनेशन करना है, यानी कि H2 निकालना है, तो H2 निकालूंगा यहां से, तो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इससे क्या बनेगा, क्या बन रहा था वहां पे, कीटोन, तो यहाँ भी कीटोन ही बनने वाला है, कीटोन बनेगा यहाँ पे भी, देखो ये हो गया, ये है कीटोन। और अगर टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो भाई यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, वाटर निकालना पड़ेगा, यानी कि ये अल्फा पोजिशन, देखो OH जिससे जुड़ा होता है वो अल्फा होता है, और बगल वाला बीटा, इसको भी बीटा बोल सकता हूँ, बट बात वही पड़ जाएगी, जब प्रोडक्ट आएगा ना तो नाम वही होगा उसका। देखो ये OH है और यहाँ से CH, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 और H, तो यहाँ से मैं H2O निकालूंगा, वाटर निकालूंगा, माइनस H2O, वाटर निकाला तो क्या बचा, CH3C, और ये CH2 बन चुका है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। टर्सरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन हो जाता है, वहां पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता भाई, याद रखना। अब एक काम करते हैं कि अल्कोहल्स की जो एडिशनल रिएक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है, एडिशनल का मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी देखो, आपको इसमें से कुछ रिएक्शन तो पहले से ही आती है, तो ये रिएक्शंस भी आप एक बार देख ही लेते हैं। तो वो क्या है, देखो अगर मैं C2H5OH ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन HCl एनाइट्रस ZnCl2 से करवाऊं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, एल्काइल हैलाइड मिलने वाला है। ये एल्काइल हैलाइड है ना, क्लोराइड है C2H5 और ये क्लोरीन, और वाटर निकलने वाला है, वाटर निकला। अगर मैं HI फॉस्फोरस से करवाऊं तो C2H6 यानी कि मुझे क्या मिलेगा, इथेन है ये, यानी एल्केन मिल गया, और I2 और H2O मिलता है। अगर मैं PCl5 से कराऊं तो ये वाली रिएक्शन तो आपको याद ही होगी ना पहले से, कि C2H5 PCl5 से रिएक्शंस कराने के लिए जो एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की मेथड होती है उसमें पढ़ा था हमने इसको पिछले चैप्टर में, तो PCl5 ये पढ़ा है। SOCl2 ये वाले भी आपने पढ़ी हुई, आपने देखा था कि इसमें SO2 और HCl जो है गैस के फॉर्म में निकल जाता है, तो इसको अलग से निकालना बहुत आसान होता है, बेस्ट मेथड माना जाता है इसलिए इसको। और अगर मैं NH3 और ZnCl2 से इसकी रिएक्शन कराऊं तो मुझे C2H5NH2 मिलने वाला है और वाटर निकलेगा। और देखो C2H5OH है यानी कि अल्कोहल, और अल्कोहल एसिडिक होता है थोड़ा सा, और एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराऊं, यानी कि एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, मेटल है, तो मुझे सॉल्ट मिलने वाला है, और मुझे एक और चीज मिलेगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस भी मिलने वाला है। ऐसे ही होता है ना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से। और अगर ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करे 413 केल्विन पे, इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, 413 केल्विन पे, तो जो मेरे को मिलेगा ना वो है ईथर, ये ईथर है, ईथर मिलने वाला है। और एक और चीज, अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराऊं तो मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, CH3COH। और अगर मैं I2 से कराऊं NOH की प्रेजेंस में तो वो क्लोरोफॉर्म बना करके देने वाला है मुझे वहां पे,
तो ये भी रिएक्शंस आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। इसमें ना एक और टेस्ट दे रखा है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट है। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी आसान है, बहुत आसान है, बस आपको एक ग्रुप पहचान में आना चाहिए। बस इतनी सी बात याद रखो कि जो आयोडोफॉर्म है ना भाई, उसको अगर टेस्ट करना है तो वो ये देखेगा बस। जैसे अब अगर मान लो कभी स्कूल में टेस्ट होता है तो क्या देखा जाता है, किसके मार्क्स अच्छे आए, तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म पता है क्या देखता है, बस वो ये देखता है कि भाई किसके पास CH3CHOH है, किसके पास CH3CHOH ग्रुप है। अगर किसी के पास भी होगा, देखो CH3CHOH होना चाहिए साइड में, बाकी इससे कुछ भी जुड़ा हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा मिल गया तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट करेगा, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH और इधर H, तो देखो CH3CHOH और ये जो लाइन है इससे कुछ भी जुड़ा हुआ है, तो ये टेस्ट दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा I2NOH की प्रेजेंस पे। इसी को हमने पीछे भी देखा था। तो यहाँ पे हमें क्या होता है ना, यहाँ पे आयोडोफॉर्म मिलता है, आयोडोफॉर्म, ये CHI3 को हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं, और HCONA मिलता है और H2O और NaI मिलता है। मतलब H2O, NaI और CHI3 ये तो हर जगह मिलना ही है आयोडोफॉर्म टेस्ट अगर हो रहा है तो। और अगर मान लो ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या होने वाला है, देखो CH3CHOH ग्रुप है, बाकी उससे क्या जुड़ा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3CHOH ग्रुप मिल गया ना, इधर भी CH3CHOH ये रहा, इधर भी CH3CHOH ग्रुप मिल गया था ना, बस खत्म। तो फिर क्या टेंशन है। तो जहां भी CH3CHOH ग्रुप मिल जाए लास्ट में किनारे में एकदम, तो समझ जाना वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इसने भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया, ये ना आयोडोफॉर्म, CH3CONA बनाया और H2O तो आना ही आना है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने ना यहाँ पे दो कंपाउंड दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो पहले तो पॉज करो और कमेंट करो इसका आंसर कि ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये वाला देगा। तो ए और बी करके कमेंट कर दो जल्दी से फटाफट, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सुनो कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो मुझे ये देखना है कि CH3CHOH किसमें है। तो CH3CHOH ये रहा, क्या इसमें ऐसा कुछ है CH3CH, नहीं, CH3OH तो बहुत दूर है। तो CH3CHOH इसमें है, तो ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि ये नहीं देगा। ये क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकता है। रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स की बात करें, यानी केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी, यानी कि किससे रिएक्ट करेगा तो कैसा बनेगा। तो अगर देखो मैंने पहले बताया था फिनोल एसिडिक होता है, तो एसिडिक होता है तो मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट। तो इसने सॉल्ट बनाया, मेटल सोडियम से रिएक्ट करके सॉल्ट, और H2 गैस देता है ना। देन उसके बाद अगर ये बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2 आएगा, और जिंक डस्ट से रिएक्ट करेगा तो बेंजीन मिल जाएगा हमें। देखो ये डायरेक्ट चीज है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसा ही दे रखा है कि अगर फिनोल को जिंक डस्ट से करा रिएक्ट तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा और ZNO मिलने वाला है। अगर NH3 और ZnCl2 से करे उसके साथ में रिएजेंट लेकर के तो हमें अनिल मिलेगा। अनिल मतलब एनिलीन, कोई अनिल इंसान भी, फिर से बता दूं मैं, एनिलीन और H2O मिलेगा वाटर। ये PCl5 से रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन, और फिर ये H2O है। और अगर ये बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड है, इस रिएक्शन को अभी हम और अच्छे से देखेंगे आगे। और NOH इससे रिएक्ट करता है तो ये ऐसे वाले स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर ये ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ऑर्थो और पैरा, इधर भी ऑर्थो वाले पे ब्रोमीन चढ़ जाता है, तो ऐसे करके स्ट्रक्चर हो गया बिल्कुल जैसा वो था। बट वो पिक्रिक एसिड था जो मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, क्योंकि उसमें NO2 था। अगर इन तीनों Br की जगह NO2 होता तो वो पिक्रिक एसिड होता। उस रिएक्शन को भी हम थोड़ा अभी देखने वाले हैं आगे। अच्छा, इसमें राइमर टीमन रिएक्शन भी तो थी, और सैलिसाइल एल्डिहाइड ये सब बनता था, अलग अलग चीजें। तो वो रिएक्शंस कहाँ गई, वो भी आने वाली है, टेंशन मत लो। तो उसको भी हम देखेंगे। अभी जो फिनोल है उसकी हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे, उसमें 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हम देखेंगे। बट उससे पहले कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन जो कि वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन आप इसको पढ़ के चले जाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। देखो एक्स्ट्रा रिएक्शन क्या, वो ये है कि फिनोल जब रिएक्ट करता है बेंजोइल क्लोराइड से तब क्या होता है, देखो यहां से HCl निकल जाता है तो माइनस HCl। अब क्या होगा, अब क्या बचा, देखो ये बेंजीन का ये वाला हिस्सा बचा, O बचा, और यहां से C डबल बॉन्ड O, और इधर का ये वाला हिस्सा बचा। तो इसको बोलते हैं फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट कहा जाता है इसको। और अगर अगली रिएक्शन देखें तो देखो दोनों में अंतर है। देखो OH Br2 ले रहे हैं, OH ये फिनोल है, फिनोल के साथ Br2 ले रहे हैं, इसमें भी फिनोल के साथ Br2 ले रहे हैं, बस अंतर है रिएजेंट का। अगर मैं CH2 लूंगा तो क्या होने वाला है, तो मुझे ऑर्थो पैरा मिलने वाला है।
OH, ऑर्थो पे ब्रोमीन आ गया, प्लस OH, पैरा पे ब्रोमीन आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ब्रो जो Br प्लस है ना, Br प्लस, वो वाला आयन आके, वो वाला इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर फिनोल के साथ ब्रोमीन और वाटर हो तो उससे ना हमें जो मिलता है वो भी हमने देखा हुआ है, OH, और तीनों तरफ Br मिल रहा था, इधर भी Br, इधर भी Br और इधर भी Br। तो अभी देखा था ना कि फिनोल की रिएक्शन हो रही ब्रोमीन वाटर से, तो यही मिल रहा था हमें। तो ये होता है, इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल कहा जाता है इसको। और ये जो है ना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। और व्हाइट प्रेसिपिटेट होने के कारण इसका यूज किया जाता है फिनोल के टेस्ट के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ फिनोल। टेस्ट, फिनोल का टेस्ट करते हैं ना, तो ये वाली रिएक्शंस की जाती है ब्रोमीन वाटर के साथ। तो अगर ये मिल रहा है ना 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, तो इसका मतलब कि वो फिनोल है, फिनोल के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। देन उसके बाद अगर जो फिनोल है उसको KNO3 डाइल्यूट से यानी HI से यूज करेंगे, अगर उसको रिएक्शन कराएंगे, तब क्या होने वाला है? तब देखना यहाँ पे भी ऑर्थो पैरा अटैक होने वाला है, OH, फिर उसके बाद ये ऑर्थो पोजीशन है और ये वाली पैरा पोजीशन। तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और पैरा नाइट्रोफिनोल है, उन दोनों में से किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करना होगा। देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये फिनोल है, नाइट्रो ग्रुप को मैंने खोल दिया, ऐसे लिख दिया। अब क्यों लिखा है ऐसे? ताकि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा सकूं। देखो, ये हाइड्रोजन है और ये इसका NO2 का ऑक्सीजन है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे। और ये जो नाइट्रोफिनोल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, तो इसमें मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये वीक होती है, थोड़ी सी कमजोर होती है बेचारी, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। तो हाई किसका होता है? इसका, पैरानाइट्रोफिनोल का। पैरानाइट्रोफिनोल में देखो, एक पैरानाइट्रोफिनोल ये रहा फिनोल, और पैरा पे मैंने नाइट्रो लगा दिया NO2, और एक और फिनोल ये रहा और पैरा पे मैंने नाइट्रो लगा दिया। तो एक फिनोल और दूसरे फिनोल, देखो इस फिनोल का OH और इस अगले वाले फिनोल का नाइट्रो, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यहाँ पे। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, ये इंटरमोलिकुलर हो रही है। इंटरमोलिकुलर मतलब दो मोलिक्यूल अलग अलग फिनोल के, दो मोलिक्यूल पैरा नाइट्रोफिनोल के दो अलग अलग मोलिक्यूल है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसे इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये ना स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ज्यादा। तो पैरा नाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दैट्स वाई इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट इसकी बहुत ज्यादा होती है इस वजह से। अब ये वाली रिएक्शन तो देख ली। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि जहां पे पिक्रिक एसिड बनता है, अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, OH यानी ये जो हमने फिनोल लिया है, फिनोल के साथ हमने HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड फिर H2SO4 लिया, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिला, इस तरह वाला। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, या फिर पिक्रिक एसिड कहा जाता है इसको। अब इसकी तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि राइमंड टीमन और कॉल्वेस इलेक्ट्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन, ये तीन रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में लिख के रख लो, यहां से एग्जाम में जरूर आने वाला क्वेश्चन है, 99% चांस। तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में पक्का आएगी, मैंने पहले भी कहा था ये, तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि पक्का आने वाला एग्जाम में। एग्जाम दे के आओगे ना, तो बताना मेरे को कि इस स्लाइड से कुछ आया कि नहीं, तो पहले स्क्रीनशॉट लो इसकी। अब इस स्क्रीनशॉट को संभाल कर रखो और एग्जाम वाले दिन मेरे को बताना कि यहाँ से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। देखना 100% चांस है कि जरूर आएगा। तो कॉल्वेज रिएक्शन समझो। कॉल्वेज रिएक्शन में क्या था? फिनोल को NOH से ट्रीट किया जाता है। NOH पता है, बेसिक है। NOH और ONA बनता है, फिर यहाँ पे सॉल्ट बन गया। फिर इस सॉल्ट को ना हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, CO2 देते हैं, और फिर H+ यानी कि हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसको एसिडिक मीडियम में डाला जाता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक मीडियम में डाला जाता है H+। फिर क्या होता है ना, यहाँ पे OH तो रहेगा, OH आ जाएगा वापिस, सेम OH आ गया। अगर इसको यहां से इतना ध्यान से देखो तो ये अभी भी फिनोल ही है ना। बस हुआ क्या है कि यहाँ पे COOH ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप आ गया, तो इसको हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो 1 2, तो 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है,
COH जो वो उसमें जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी में तो COH सबसे ऊपर आता है ना कार्बोक्सिल, तो अगर उसकी बात करें तो OH जो है वो नंबर 1 पे COH है, नंबर 2 पे OH है, तो 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 2 नंबर पे है, देखो COH 1 पे है और OH 2 पे है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको हम सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। ये ना एग्जांपल मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में भी कि सैलिसाइलिक एसिड का जो नेम है वो क्या है, तो वहां पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आएगा। अगला रिएक्शन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइमर टीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फिनोल को CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से ट्रीट किया जाता है एक्वस NOH की प्रेजेंस में, यानी कि फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट किया जाता है बेसिक मीडियम में एक्वस NOH में। तो हमें जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से, आंखें खोल के एकदम, और इसको बना के देख लो 4-5 बार, क्योंकि एग्जाम में MCQ में किसी भी तरह से आ सकता है ये इंटरमीडिएट। ध्यान से देखो ONA और CHCl2, तो इस इंटरमीडिएट, अब इसके बाद ये NOH होगा, NOH फिर वो ऐसा बन जाएगा, देखो ONA O माइनस Na प्लस है और CHO ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो देखो अगर इसको इतना देखो तो ये अभी भी फिनोल जैसा लग रहा है, फिनोल जैसा लग रहा है कि नहीं, तो अब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में बस CHO आ गया, यानी कि एल्डिहाइड आ गया, तो इसको हम कहते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो राइमर टीमर में क्या बनता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड, राइमर टीमर में क्या बनता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड किसमें बनता है, राइमर टीमर में, है ना। और जबकि कॉलबेस में क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड, कॉलबेस में क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। मैं चाहता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से याद आ जाए, कॉलबेस में क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। अब अगर इसी सैलिसाइलिक एसिड को, ये यहां से जो सैलिसाइलिक एसिड बना, ये बना इस रिएक्शन से, तो ये जो सैलिसाइलिक एसिड है, अगर मैं इसको, ये सैलिसाइलिक एसिड जो है OH सैलिसाइलिक एसिड, तो इसको अगर मैं इससे रिएक्ट कराऊं CH3 COOCl और CH3 इससे रिएक्ट कराऊं, तो फिर क्या होने वाला, देखो ये जो है यहां से अलग हो जाएगा और इसका जो हाइड्रोजन है वो यहां आ जाएगा, तो इसका हाइड्रोजन जब यहाँ पे आ गया तो ये सेम स्ट्रक्चर है, बस O और हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये लिख दिया। बाकी ये जो चीज बची हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी, ये चीज यहाँ पे आ गई, तो ये चीज यहाँ पे आने के बाद COH वैसा का वैसा रह गया, उसको नहीं छेड़ा, वो वैसा का वैसा ही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं एस्पिरिन, एस्पिरिन कहा जाता है इसको, ये पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। तीसरी जो रिएक्शन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिनोल है, Na2Cr2O7 है, H2SO4 है, तो बता दो भाई यहाँ पे क्या आएगा, तो बेंजोक्विनोन आएगा। बेंजोक्विनोन क्या है, ऊपर से एक माला, ऊपर से नीचे से एक माला दोनों तरफ से, और बीच में बेंजीन की ऐसी वाली रिंग, यानी कि सिर्फ 2 लाइन है बेंजीन की। देखो एक मोती, दूसरा मोती, डबल बॉन्ड, एक एक, तो ये बेंजोक्विनोन होता है। ये तीनों रिएक्शंस अच्छे से याद कर लो, लिख लिख के, कम से कम 3-4 बार लिख के देखो और याद करो इस रिएक्शंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अल्कोहल्स फिनोल्स के बारे में तो डिटेल में हमने पढ़ लिया क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ईथर आता है, तो ईथर में हमें कुछ बहुत कम चीज पढ़नी है ईथर में, क्योंकि ईथर जो होता है ना वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव देन अदर अल्कोहल। अदर अल्कोहल यानी फिनोल भी हो गया, ये सब जितने भी है ना, इन सबसे लेस रिएक्टिव होता है। तो ईथर क्या होता है, ईथर ROR होता है, इधर एक एल्काइल ग्रुप होता है और इधर एक एल्काइल ग्रुप होता है। ये एल्काइल ग्रुप दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, और इसका फॉर्मूला CnH2n+2O होता है। देन इसके बाद प्रिपरेशन देखें कि भाई ये बनता कैसे है, तो बनाने के लिए हमें ये करना है, डिहाइड्रेशन कर देना है अल्कोहल में से। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर निकालना है। तो हम ना, जैसे ये अल्कोहल है C2H5OH और ये भी C2H5OH, तो ये दोनों सेम अल्कोहल है, बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि ये 2 मोल है, बट मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है ताकि समझने में रिएक्शन आसानी हो। तो इसमें क्या करूंगा मैं, देखो H2O निकालूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, C2H5 और फिर इधर से O C2H5। अब आप सोचोगे कि इधर कुछ और हुआ इधर कुछ और हुआ, तो नहीं, ये ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ये रिएक्शन ऐसे लिखी थी, देखो 2C2H5OH ऐसे करके लिखा था, बस उसको मैंने 2 बार लिख दिया, क्यों, ताकि मैं ना H2O निकाल करके आपको दिखा सकूं और आपको याद हो जाए रिएक्शन, इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 413 कैलोरी पे हुआ ये सब। अब विलियमसन सिंथेसिस, उससे भी बन जाता है ईथर। और विलियमसन सिंथेसिस अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तो बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने पढ़ा है। हेलो एल्केन सर्च करना है, हेलो एल्केन चैप्टर आपको मिल जाएगा, देन वहां पे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, डायरेक्ट टाइम, आप उस टाइम पे पहुंच जाओगे। विलियमसन सिंथेसिस देख लेना कहाँ लिखा हुआ है, और उसके आगे टाइम भी लिखा हुआ, डायरेक्ट पहुंच जाओगे, आपका टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि आप सीधा वहीं जाके देख लेना।
तो विलियमसन सिंथेसिस अगर शॉर्टकट में देखे, देखो उसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है RX और NaOR होता है, तो यहाँ से NaX निकल जाता है, NaX वो निकल जाता है, बाय प्रोडक्ट आ जाता है, वो भी कह सकते हैं हम, तो हमें मिलता है ROR डैश, ये ईथर है। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि भाई ये केमिकल रिएक्शन करता है, तो ईथर केमिकल रिएक्शन ईथर करता है लेकिन बहुत कम करता है, लिखा है ईथर्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कोहल, बहुत कम रिएक्टिव होता है अल्कोहल से। और अगर इसकी बात करें, देखो इसको बोलते हैं एनिसोल, इसको बोलते हैं एनिसोल। तो ये जो एनिसोल है ना, एनिसोल अगर इसका देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकता हूँ कि नहीं मैं, अगर ये लोन पेयर को मैं यहाँ उतार दूं और इसको यहाँ पे चढ़ा दूं तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे फिनोल में नहीं हो रहा था, फिनोल में रेजोनेंस बन रहे थे, स्ट्रक्चर वैसे वाले बनेंगे। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, अब मैं बार बार स्ट्रक्चर नहीं बना के बताना चाहता, नहीं तो बार बार स्ट्रक्चर देखोगे तो ये सब बेसिक चीज है वैसे भी। तो ये सब हो गया। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ऑर्थो और पैरा पे, तो इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बोल सकते हैं, OCH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी से कर लेता है, फास्ट। और अगर हम बात करें कि केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस की बात करें, तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि CO बॉन्ड को तोड़ सकती है, जैसे ये है ROR, ये ईथर है। ईथर की रिएक्शन अगर मैं HX के साथ कराऊं तो ये होने वाला है ना, देखो मेरे साथ ये होने वाला है कि मुझे X जो है वो R के साथ चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा RX प्लस में मुझे मिलेगा R डैश OH। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। देखो अगर मान लो ये जो रिएक्शन है ये आपके इन टेक्स्ट में दे रखी है, एनसीईआरटी में अगर इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे आपको ये रिएक्शंस मिल जाएगी। वो तीनों रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दे रखी है ना इन टेक्स्ट में, जो पीछे की रिएक्शंस है, जो भी क्वेश्चन पूछा वो सब इंपॉर्टेंट है। आपके में क्या दे रखा होगा ना, ये बेंजीन रिंग O और यहाँ पे CH3 और HI दे रखा होगा, ऐसे करके दे रखा होगा इन टेक्स्ट में, तो देखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से समझ लेना कैसे होगा ये। तो यहां से अलग हो जाएगा, H यहाँ पे आ जाता है, बस सिंपल सी बात है। आप याद रखो कि इसमें फिनोल बनता है OH प्लस में RX, तो इसमें क्या बना, फिनोल, ठीक है। और ये वाली रिएक्शंस भी याद रखो, इसमें क्या होगा ना, इसमें ये ऐसे हो जाएगा और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। देखो ये कार्बोकेटाइन है 1 2 3, तो 3 डिग्री हुआ कि नहीं इसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैंने इसको अलग कर दिया तो ये 3 डिग्री हुआ। तो ये जो 3 डिग्री है इससे आयोडीन आकर के जुड़ जाएगा, इससे आयोडीन आकर के जुड़ने वाला है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है इसीलिए। तो आयोडीन क्यों जुड़ा, I माइनस गो टू स्टेबल कार्बोकेटाइन। I माइनस चाहता तो यहां भी आ सकता था, बट यहां क्यों नहीं आया, यहां इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां 1 डिग्री बनेगा ना, जैसे अगर CH3I होगा सिर्फ तो 1 डिग्री होगा, तो I माइनस गो टू स्टेबल कार्बोकेटाइन, और स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री वाला, तो ये बन गया। और फिर उसके बाद ये बच गया CH3O और H आ जाएगा, तो CH3OH। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो इतनी है, बस ये समझना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करता है, बट कौन कौन सी करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और उसमें ये तो पता है हमें कि जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं सब में पैरा प्रोडक्ट मेजर होते हैं, है ना, क्योंकि रिपल्सन कम हो जाता है। पैरा कौन सा होता है पता है ना, एक ऊपर ग्रुप लगा होता है एक नीचे, तो वो पैरा वाला होता है। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी है उसको हम एक सिंगल सीट में देखने वाले हैं। फटाफट से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जितनी भी रिएक्शंस है सबको एक बार रिविजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं ध्यान से। तो इसमें पैरा सब में मेजर होंगे, ये सारे पैरा है सब मेजर होंगे इसमें, ये बात हमें पता है, ठीक है। ये एनिसोल OCH3 और ये बेंजीन रिंग इससे अटैच हो तो एनिसोल, इसकी जो रिएक्शन होती है Br2 और अगर इथेनोइक एसिड में अगर होगी, Br2 को मैंने इथेनोइक एसिड में डाल दिया, इथेनोइक एसिड CH3COH, तो मुझे ऑर्थो वाला मिलेगा, ब्रोमीन ऑर्थो पे आ जाएगा और पैरा पे आ जाएगा, तो पैरा मेजर होगा इसमें, ठीक। और एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 और क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, उसमें होता है तो CH3 ऑर्थो पे और पैरा पे अटैच होता है, इसमें भी पैरा मेजर है। और अगर CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3 होता है तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाली रिएक्शन हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसमें ऑर्थो पे जुड़ जाता है COCH3 और पैरा पे, तो पैरा इसमें मेजर है। देन इसके बाद H2SO4 HNO3 से रिएक्ट करता है अगर ये,
तो नाइट्रो ग्रुप आकर के ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाता है। इसमें भी पैरा मेजर प्रोडक्ट है, जो पैरा वाला इसमें है, सब में मेजर प्रोडक्ट क्या है, पैरा वाला। अब अगर आपको इसके पीवाईक्यूज देखने की प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आया, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन है लगभग जो प्रीवियस ईयर में आए हुए, उसका देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आप देखो, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी है, वहां पे जाकर क्लिक करो। और हाँ, रिएक्शंस की बात करूं मैं अगर, तो आपको ना मैंने टेलीग्राम पे रिएक्शंस के चैप्टर वाइज जो रिएक्शंस आए जा रही है, उसके मैंने आपको रिएक्शंस के फर्रे नाम से एक पीडीएफ दे रखी है। अब वो फर्रे ये नहीं कि कोई नकल मारने लग जाओ, उससे लेकर के नकल नहीं मारना, तो आपको वो पीडीएफ मिलेगी। उसमें क्या करा ना मैंने, 2 से 3 पेज में, बस 2 से 3 पेज, उससे ज्यादा नहीं है, उसमें आपकी सारी रिएक्शंस एकदम अच्छे से आ चुकी है। आप उसको जाकर के देखेंगे तो लास्ट टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसमें नेम रिएक्शंस भी है, सब कुछ है, उसमें आपको मिल जाएगी वहां पे, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। ये चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन अगर आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स वाला पिछला चैप्टर देखना है तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक करो और जाके देखो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्लास 12th एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।